सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। आज इस वीडियो में हम लोग प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा यूनिट नंबर 8 का या फिर चैप्टर नंबर 8 का। बहुत ही आसान भाषा में हम इसको पढ़ेंगे और साथ ही साथ मैं आपको दो ऐसी चीजें इस पूरे टॉपिक में बताने वाला हूं जिनको अगर आप ठीक से समझ के जाते हो और बहुत आसान भाषा में सिर्फ वहां पे लिख देते हो और एक छोटा सा डायग्राम बना देते हो, तो अगर आपको 6 में से 4.5 4 नंबर मिल रहे होंगे तो आपको 100% 6 में से 6 नंबर मिलेंगे। क्योंकि बीइंग अ फिजिकल एजुकेशन मास्टर स्टूडेंट, मैंने टीचर्स को देखा है किस तरीके से कॉपी चेक होती है, क्या मेंटालिटी होती है, तो क्या आपको आंसर वहां फ्रेम करके आना है कि एक फिजिकल एजुकेशन टीचर इंप्रेस हो और आपके आंसर्स को अच्छे मार्क्स दे। वो सारी चीजें मैं हर वीडियो में बताता हूँ, तो इस टॉपिक के लिए भी मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए थोड़े से वीडियोस लंबे हो जाते हैं टॉपिक के, लेकिन मैं फटाफट आपको ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ाता हूँ ताकि आप बस सुन के चले जाओ। आप समझ के जाओगे तो बहुत बेहतरीन आंसर आप लिखोगे, क्योंकि अब फिजिकल एजुकेशन वैसा नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था कि बस आप 2 दिन पहले पढ़ के चले जाओ, क्योंकि अब आपके टॉपिक्स थोड़े से टफ हो गए। चलो, प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स की बात करते हैं। ये नोट्स इंग्लिश हिंदी दोनों में ही है और आपको नीचे टेलीग्राम लिंक का चैनल मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो क्या होता है प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स? अ प्रोजेक्टाइल इज एनीथिंग दैट इज थ्रोन और जंप्ड इनटू द एयर। तो कोई भी चीज जो कि हवा में फेंकी जाती है, या फिर खुद आप भी अगर जंप कर रहे हो तो आप भी एक प्रोजेक्टाइल होगे। जैसे इस केस में ये जो फुटबॉल है, ये एक प्रोजेक्टाइल है क्योंकि इसको हवा में फेंका जा रहा है। या फिर ये जैवलिन हो गया जिसको हवा में फेंक रहे हैं, तो ये भी आपका प्रोजेक्टाइल कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने आंसर की शुरुआत कर सकते हो। इवन लॉन्ग जंप में, हाई जंप में जब एक इंडिविजुअल खुद भी जंप करता है तो वो भी प्रोजेक्टाइल कहलाएगा। वंस इट हैज लेफ्ट द ग्राउंड इट फॉलो अ पैराबोलिक पाथ कॉल्ड अ ट्रेजेक्टरी। तो ये एक देखो, जब भी किसी चीज को हम हवा में फेंकते हैं तो क्या होता है, ये एक पैराबोलिक पाथ बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। ठीक है, और इस पाथ को हम जनरली पैराबोला भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर इस शेप को हम पैराबोला बोलेंगे। ठीक है, ये भी आगे लिखा होगा। इफ ग्रेविटी वर नॉट प्रेजेंट अ प्रोजेक्टाइल वुड ट्रेवल इन अ कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन। तो इसका क्या मतलब है? सिंपल सा, अगर ग्रेविटी नहीं होती, जो कि आपको स्पीड पता होगी 9.81 मीटर स्क्वायर स्पीड होती है ग्रेविटी की, जिससे किसी भी चीज को नीचे की तरफ पुल करती है अर्थ की तरफ। तो अगर ये नहीं होती तो क्या होता कि ये जेवलिन जब यहाँ से फेंका जाता तो ये यहाँ पे आके ऐसे नीचे नहीं जाता, बल्कि यहाँ से ऐसे सीधा निकल जाता। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी इस पे काम नहीं कर रही होती। लेकिन क्योंकि ग्रेविटी होती है, इसी वजह से हमारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो नीचे जमीन पे आते हैं। The presence of gravity forces projectiles to travel in a parabolic trajectory and gravity accelerates object downwards. तो जो ग्रेविटी होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ एक्सेलरेट करती है। क्या स्पीड से? 9.81 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से। इसको भी अगर आप मान लिख के हाईलाइट कर दोगे तो बहुत अच्छा आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, और पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी बनाती है, ये मैंने आपको बता दिया कि ये एक पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी बनाती है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट थी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहला, प्रोजेक्टाइल क्या होता है? ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर खुद ह्यूमन बीइंग जब हवा में जाता है तो उसको हम प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। जब वो ऊपर चला जाता है तो एक पाथ बनती है। कौन सी पाथ होती है? वो पैराबोलिक पाथ बनती है, पैराबोला शेप बनता है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको हम ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। ठीक है, और ग्रेविटी जो होती है वो किसी भी चीज को नीचे पुल करती है, उसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस इमेज से आपको समझ में आ रहा होगा स्पोर्ट्स के एग्जाम्पल है। आप सिंपल से एक फुटबॉल का एग्जाम्पल बना देना और उसको डिफाइन कर देना कि किस तरीके से ये ऊपर गई और फिर किस तरीके से नीचे आएगा। जनरल डायग्राम आप बना सकते हो। ठीक है, और बाकी जैवलिन का भी एग्जाम्पल है। अब देखो, हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी क्या थी? वो पाथ थी जो फॉलो हो रही थी। ठीक है, अब इसको अफेक्ट क्या क्या करता है? तो बेसिकली तीन मेन रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ट्रेजेक्टरी जो होती है वो डिफरेंट होती है। डिफरेंट स्पोर्ट्स में अलग हो सकती है, डिफरेंट सिचुएशंस में अलग हो सकती है। अब आपने देखा होगा कि कभी भी क्रिकेट का मैच होता है तो कोई प्लेयर अगर पिच के पास से थ्रो करता है तो क्या वो ऐसा पैराबोला बना के थ्रो करता है या फिर फ्लैट थ्रो करता है? वो फ्लैट थ्रो करते हैं। ठीक है, जब कोई आउटफील्ड से थ्रो करता है एकदम बाउंड्री के पास से, तो क्या वो फ्लैट करते हैं? अब कुछ जडेजा जैसे प्लेयर्स को हटा दो, फिर भी आपने देखा होगा कि एक पैराबोला जैसा शेप बनता है ताकि ज्यादा डिस्टेंस कवर किया जा सके। ठीक है, तो ये अलग अलग रीजंस होते हैं जिसकी वजह से एंगल हो सकता है, स्पीड हो सकता है, जिसकी वजह से हमारी जो ट्रेजेक्टरी है वो डिफरेंट होती है। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है कि जब एक इंडिविजुअल यहां से किसी चीज को थ्रो कर रहा है ऑब्जेक्ट को, तो उसका एंगल कितना होगा? एक ऑप्टिमम एंगल जो बोला जाता है दैट इज 45 डिग्रीज होता है, जिससे आप सबसे ज्यादा डिस्टेंस जो है वो कवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो आपका एंगल है ये डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्ट कितना हैवी है, आपको ऑब्जेक्ट को कितनी दूर फेंकना है, आपको ऑब्जेक्ट को क्या पास में ही फेंकना है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि बास्केटबॉल की रिंग होती है, आप सबने देखी होगी। ठीक है, ये मानो बास्केटबॉल की रिंग है। ठीक है, इसकी हाइट होती है 10 फीट। ठीक है, अगर मैं रॉन्ग हूं तो प्लीज आप लोग करेक्ट कर लेना इसको। 10 फीट इसकी हाइट है। मानो 7 फीट का कोई एक एथलीट है। ठीक है,
इसको भी बॉल इसमें फेंकनी है, और मानो कि एक 5.5 फीट का एथलीट है, इसको भी बॉल इसमें फेंकनी है। तो दोनों का जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा वो अलग होगा। क्यों? क्योंकि जो 7 फीट वाला है उसको बहुत ज्यादा हाइट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसकी हाइट खुद बहुत ज्यादा है। वो क्या करेगा, बॉल को ऐसे फेंकेगा। जबकि नीचे वाला जो है इसको थोड़ी सी एंगल और ऊपर करनी पड़ेगी, ताकि एक हाइट देके फिर ये बॉल को नेट के अंदर पहुंचा सके। ठीक है, तो ये भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो होता है ये डिपेंड करता है कि ट्रेजेक्टरी आपकी कैसे बनेगी। देन सेकंड इज प्रोजेक्शन वेलोसिटी। वेलोसिटी जनरली आपकी स्पीड हो गई। क्रिकेट का एग्जांपल ले लो, जब हम बाउंड्री से थ्रो करते हैं तो हमें स्पीड बहुत तेज चाहिए होती है। जितनी तेज आपकी स्पीड रहेगी उतना ज्यादा दूर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रेवल करेगा। ठीक है, और जितना आपको पास थ्रो करना है तो वो आप आराम से भी धीरे से कर सकते हो, तो धीरे स्पीड में भी वो चीज आपकी वहां पे पहुंच जाएगी। तो एक फैक्टर हो गया आपका एंगल, एक फैक्टर हो गया आपका वेलोसिटी। जो थर्ड है वो है रिलेटिव हाइट ऑफ प्रोजेक्शन। अब देखो, रिलेटिव हाइट ऑफ प्रोजेक्शन का क्या मतलब है, इस डायग्राम से समझो। यहां से ऑब्जेक्ट रिलीज हो रहा है, तो इस हाइट से जहां पे आपको ऑब्जेक्ट को गिराना है, यानी कि अगर हम ग्राउंड बोल रहे हैं सिंपल कंडीशन में, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये आपका रिलेटेड हाइट ऑफ प्रोजेक्शन होगा। अब ये कैसे डिपेंड कर सकता है, देखो इसका एग्जांपल इससे ही आप ले सकते हो। जब आपको किसी चीज को ऊपर फेंकना है, ठीक है, आपको हाइट पे ऊपर फेंकना है, जैसे कि जनरली गली क्रिकेट में क्या होता है, हमारी बॉल जब नीचे गिर जाती है तो हम लोगों से बॉल मांगते हैं कि छत पे वापस फेंक दो। तो क्या करते हैं, क्या वो नीचे की तरफ फेंकते हैं, क्या वो एकदम ऐसे फ्लैट थ्रो करते हैं? नहीं ना, वो क्या करते हैं, वैसे ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ताकि आपके छत पे जो है वो बॉल आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, वहीं अगर आपको छत से बॉल नीचे फेंकनी है किसी को, तो आप क्या करोगे, क्या आप ऊपर आसमान में फेंकोगे? नहीं, आप क्या करोगे, आप छत से नीचे की तरफ फेंक दोगे, क्योंकि आपका अ, जो डेस्टिनेशन है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, वो क्या है, वो नीचे है। तो आपका एंगल क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। और ये नीचे क्यों हो रहा है, बिकॉज आपका जो डेस्टिनेशन है वो आपकी नीचे है। वहीं अगर आपको यहाँ से किसी तीसरे के घर में बॉल फेंकनी है, उनकी छत पे बॉल फेंकनी है, तो आपका एंगल यहाँ से ऊपर हो जाएगा। तो एंगल जो होता है वो डिपेंड किस चीज पे करता है, कि आपका जो रिलेटिव हाइट है प्रोजेक्शन की वो कितनी है, यानी कि आप जहां से बॉल को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ रहे हो, उसकी डेस्टिनेशन आपकी हाइट से नीचे है या ऊपर है या बराबर है, उस हिसाब से आप उसको रिलीज करते हो। ठीक है, तो प्रोजेक्शन इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। तो तीन ऐसे मेन चीजें हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन वेलोसिटी और रिलेटिव हाइट ऑफ प्रोजेक्शन। तीन चीजों के बेस पे इसको देखा जाता है। ठीक है, बाकी इस इमेज से आप अच्छे से समझ पा रहे होगे। चलो, अब बात करते हैं प्रोजेक्शन प्रोजेक्टाइल मोशन एनालिसिस। तो प्रोजेक्टाइल मोशन एनालिसिस का क्या मतलब होगा, कि जब एक प्रोजेक्टाइल हवा में है, हमको दिख रहा है, तो हम उसको एनालाइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम देखेंगे। और मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक बढ़िया सा फॉर्मूला बताऊंगा अभी। अगर आपने उस फॉर्मूला को देख लिया, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको देख के अगर आप लिख भी आओगे ना आंसर शीट में, तो आपको बड़े अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और डायग्राम की जो मैं बात कर रहा था, इस डायग्राम को जरूर ध्यान में रख लो और इसको सिंपल बना के आ जाना। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन लिख देना, प्रोजेक्शन वेलोसिटी ऐसे बना देना, और रिलेटिव हाइट ऑफ प्रोजेक्शन ऐसे बना देना एरोस के साथ। आपको आराम से 1 नंबर तो आपका इसका मिलेगा। ठीक है, बाकी अभी मैं आपको एक फॉर्मूला दिखाता हूँ। चलो, इसकी बात करते हैं। टू एनालाइज प्रोजेक्टाइल मोशन इट इज डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के लिए हम इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या मतलब हो गया, कि जो ऐसे आगे पीछे की तरफ जो जाएगा, जो हम किसी चीज को फेंकेंगे तो जो वो ऐसे ट्रेवल करेगा। और वर्टिकल मोशन जो वो ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। ठीक है, तो दो तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अभी मैं इमेज से आपको समझाता हूँ। फिर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अब देखो, अब इस चीज को ध्यान से समझो। ये जो रेड वाला है, ये जो रेड वाली फोर्स लग रही है, कि अगर मानो हमने जैवलिन का एक एग्जांपल लिया, तो ये जैवलिन क्या होगा, आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये जब आगे की तरफ जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, और साथ ही ऊपर भी जाएगा। ठीक है, ग्रेविटी के अगेंस्ट ये ऊपर भी जाएगा, तो वो हमारी वर्टिकल वेलोसिटी है। ऊपर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कि ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। क्यों इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को हम मानते हैं कि इस पे कोई भी फोर्स इसके अगेंस्ट एक्ट नहीं करती है। सिर्फ हम एयर रेजिस्टेंस को निकाल देते हैं, कि अगर मानो कि हमने इस डायरेक्शन में जैवलिन को फेंका और हवा उसकी उल्टी दिशा में चल रही है, तो ये थोड़ा सा एयर रेजिस्टेंस हो सकता है, जो कि स्लो डाउन कर देगा स्पीड को जैवलिन की। लेकिन अभी हम मान के चलते हैं कि एयर रेजिस्टेंस जैसी कोई भी चीज नहीं है। सिंपली जितनी ताकत से आपने फेंका है, जितनी स्पीड से आपने फेंका है, वो उतना ट्रेवल करने वाली है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है, ये आपकी एकदम किसी भी चीज पे इफेक्ट नहीं करती है। जबकि जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है, वो हमारे ग्रेविटेशन के अगेंस्ट और ग्रेविटेशन के फेवर में दो तरीके से काम करती है। क्यों? जब हमने इसको ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, तो सीधे तो ये जा रहा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो आप ग्रीन फ्लैग देख रहे हो या फिर ग्रीन लाइन देख रहे हो, एरो देख रहे हो, ये क्या आपको दिखा रहा है, कि यहाँ पे देखो ग्रीन एरो बहुत ऊपर है। इसका मतलब अभी आपने क्योंकि बहुत तेजी से फेंका है, तो वेलोसिटी काफी तेज है।
धीरे धीरे जैसे ही ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी देखो, वर्टिकल वेलोसिटी कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी जो है आपके ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींच रही है। ठीक है, जैसे कि जैवलिन का अगर हम एग्जांपल ले लें, फुटबॉल का एग्जांपल ले लें, तो फुटबॉल एक हाइट तक जाती है जब तक वो जा सकती है ग्रेविटी के अगेंस्ट, लेकिन जैसे ही वो एक पॉइंट पे आती है जहां पे आपकी ग्रेविटी जो आपकी वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी, और उसके बाद फिर वो डिसेंट करना शुरू कर देगा, यानी कि नीचे आना शुरू हो जाएगा, और ग्रेविटी की जो फ़ोर्स है उससे मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो हल्का-हल्का नीचे आया, और तेज़ नीचे आया, फिर देखो और तेज़, और फिर यहाँ पे देखो स्पीड कितनी तेज़ इसकी यहाँ पे हो गई, इसलिए जैवलिन हमारा जाके नीचे की तरफ धँस जाता है। तो वर्टिकल वेलोसिटी पे जो हमारी ग्रेविटेशन फ़ोर्स पड़ रही है, उसका हॉरिज़ॉन्टल वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर ग्रेविटेशन नहीं होती तो ये हमारा ऐसे सीधा चलता चला जाता। इसलिए लिखा है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं। अगर एक पे ग्रेविटेशन लग रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे पे भी ग्रेविटेशन लग रही है, ठीक है? तो ये इन दो एक दूसरे से एकदम अलग होते हैं। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, एयर रेजिस्टेंस इज जनरली नॉट अकाउंटेड फॉर। तो एयर रेजिस्टेंस हमने हटा दी। अब प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन द मोशन विद अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है? तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसकी एकदम इक्वली रहती है, सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी में उसके डिफरेंस आता है। तो ये एमसीक्यूज का आपका क्वेश्चन हो सकता है। The force of gravity acts on the initial vertical velocity of the projectile, reducing it until equals zero at the apex of the trajectory. Apex क्या होता है? सबसे हाईएस्ट पॉइंट। तो ये जो आपका पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये जो आपका पॉइंट है ये आपका एपेक्स है, ठीक है? और जब यहाँ पे आपकी वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, तब ये आपका डिसेंड करना शुरू कर देता है, ठीक है? तो जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया, वर्टिकल वेलोसिटी में ऊपर जाएगा, उस पे ग्रेविटी लगना शुरू हो जाएगी, ठीक है? ड्यूरिंग द डाउनवर्ड फ्लाइट, द वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीजेस ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ये चीज़ हमने पहले ही देख ली इस इमेज से, ठीक है? इस इमेज से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी कि यहाँ पे ज़ीरो होने के बाद धीरे-धीरे जैसे-जैसे वो डाउनवर्ड आना शुरू हो जाएगा, उसकी जो वेलोसिटी है वो और इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी अपनी तरफ उसको पुल कर रही है। और क्या स्पीड हमने देखी थी? 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? तो इसको आप ध्यान में रखना। चलो, ये देखो ये फॉर्मूले हैं, 3 सिंपल से फॉर्मूले, मेरे ख्याल से इससे ईज़ी फॉर्मूला कुछ नहीं होगा। शांति से अगर आपको लॉन्ग आंसर्स में लिखने को आता है प्रोजेक्टाइल मोशन का, इन तीनों को लिख के और इनके यहाँ पे डिफाइन करके कि इनका क्या मतलब है, हाइलाइट करके आ जाना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आज भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना फिजिकल एजुकेशन के, टीजीटी, पीजीटी लेवल्स के या नेट के लेवल के भी, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, वहाँ पे भी ये आपसे पूछा जाता है फॉर्मूला, और इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप एक फिजिकल एजुकेशन टीचर को ये दोगे ना कि भाई मैंने ये लिखा है, तो उनको भी रिवीजन होगा, क्योंकि हर फिजिकल एजुकेशन टीचर आगे बढ़ना चाहता है ना? वो भी कहीं न कहीं एग्ज़ाम दे रहे होंगे मे बी, या फिर खुद की अपनी नॉलेज रिवाइज़ करना चाहते होंगे, तो उनको ये चीज़ें पढ़ने के लिए दो। उनको भी लगे कि बाप रे बाप! बच्चे इतना ज़्यादा अच्छा आंसर लिख रहे हैं। तो ये लिखना, इसमें क्या-क्या है? v आपकी फाइनल वेलोसिटी हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी इज़ इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस ग्रेविटेशन इंटू टाइम। अब यहाँ पे ग्रेविटेशन स्पेसिफाई कर देना, 9.81 सेकंड से और बढ़िया हो जाएगा। फिर ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, फिर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर ये लिख देना, और फिर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एस। तो सिर्फ इसको याद करके जाना, आपका कोई फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन तो आना नहीं है। इसको रट के चले जाना और लिख के वहाँ पे फ्रेम करके आ जाना, ठीक है? आपको पूरे मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए थोड़ी सी वीडियोस मेरी 4-5 मिनट लंबी हो जाती है, लेकिन अच्छी चीजें मैं आपको बताऊंगा ताकि आप अपने आंसर को बहुत अच्छी तरीके से फ्रेम कर पाओ। चलो, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन इज करेक्ट? ठीक है, ग्रेविटी हैज नो इफेक्ट ऑन द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, तो ये गलत है। जो हमारी वर्टिकल होती है स्पीड, उस पर डिपेंड करता है। विदाउट ग्रेविटी अ प्रोजेक्टाइल वुड फॉलो अ पैराबोलिक पाथ, नहीं, ग्रेविटी की वजह से ही ये पैराबोलिक पाथ करता है, क्योंकि अगर ग्रेविटी नहीं होती तो ये हमारा सीधा निकल जाता और ये पैराबोला नहीं बनता, ठीक है? द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशंस ऑफ अ प्रोजेक्टाइल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये ठीक है, लेकिन अगला ऑप्शन भी पढ़ते हैं, मे बी वो और ज्यादा एक्यूरेट हो। अ प्रोजेक्टाइल ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ, तो ये उल्टा हो गया, ठीक है? तो ये आपका सी आंसर ठीक हो गया। सेकंड देखते हैं, which factor will make a projectile travel further before hitting the ground? Decreasing the projection velocity, launching from a lower point toward a higher landing point, increasing the relative height of projection, using a smaller projection angle of for all cases। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं किसी सेशन में इसको अच्छे से सॉल्व आपको करवाऊंगा। कोशिश करना है इसको सॉल्व करने की। चलो, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी फीडबैक है तो आप दे देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।